बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इख्तिलाफ। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगी। नाज़रीन, आज हम इख्तिलाफ में बात करेंगे DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और अमेरिका के वेनेज़ुएला पर हमले के बारे में। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। शेख दानियाल साहब हैं तज़ियाकार, और उनके साथ मियाँ आसिफ साहब एडवोकेट, और उनके साथ मिर्ज़ा आसम बेग साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शेख दानियाल साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो हालात के हवाले से जो देख बहामी सूरत हाल इंटरनेशनली थी, तो उसमें बड़ा ज़रूरी था कि कौम को देखिए, पाकिस्तान एक बड़े अरसे बाद एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो उसमें कहीं से भी कोई चिंगारी उठती है तो उसको इमीडिएटली बुझाना बड़ा ज़रूरी है। तो बेसिकली तो देखें, सिविलियन लीडरशिप और हमारी मिलिट्री लीडरशिप बड़े अरसे बाद एक पेज के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, और एजेंडा यही है कि मुल्क को जितना मुस्तहकम किया जा सके। तो उस हवाले से बड़ा ये एक खुशाइन इक़दाम है। जी मियाँ आसिफ साहब, आप बताएं, DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने देखी होगी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? DG साहब ने जो अभी अफ़गानिस्तान को और इंडिया को जो है वो मुतनब्बे किया है कि वो मुस्तकबिल के अंदर कोई किसी भी किस्म की जो है वो दरअंदाजी करने की कोशिश ना करें, ठीक है जी, वरना उनको एक जो है वो वाज़े और बड़ा क्लियर और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देखें, जिस भी मुल्क का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में हो और वो मजबूत हो तो वो मुल्क तरक्की करता है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, आई एवर ट्राइड माई बेस्ट टू अवेयर द मैसेज कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुक़ भी होने चाहिए। देखें, अफ़गानिस्तान, ईरान, इंडिया हमारे हमसाए हैं तीनों। अब मैं एक दिन पाकिस्तान का मैप देख रहा था एक पेज के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने कुछ कलराइजेशन की हुई थी, जिसमें मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर्स हैं किसी भी साइड पे उसका तल्लक किसी मसाइल से अच्छा नहीं है, तमाम रेड उन्होंने उसको किया हुआ था। तो उसका मतलब ये था कि जो इन साइड्स में पाकिस्तान को ख़तरा, 1400 किलोमीटर की डेवरेंट लाइन, 1000+ किलोमीटर की इंडिया के साथ लाइन, ईरान के साथ इतनी बड़ी लाइन जो आपकी बाउंड्री लाइन की बात कर रहा हूँ। और किस्मत की सितम ज़रीफ़ी यह है कि पाकिस्तान का किसी एक भी हमसाये से अच्छा तल्लक नहीं है। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि जब तक आपका हमसायों से तल्लक अच्छा नहीं होगा, तरक्की नहीं होती। मैं DG साहब और पाकिस्तान आर्मी, मैं खुद आर्मी सान हूँ, मेरे वालिद साहब आर्मी में, मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में हो, मुल्क का दिफा हमारे उन जवानों के पास मुँह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हो, जिस तरह DG साहब ने आज कहा है कि अफ़गानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है या कोई भी है, ठीक है जी। तो मसला सिर्फ इतना है, मेरी एक गुजारिश ये भी है अरबाब इख्तियार से कि हमारी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना चाहिए और हमें हमसायों से दोस्ताना तल्लुकात को तरजीह देनी चाहिए, और न सिर्फ हमें दोस्ताना तल्लुकात रखने चाहिए, बल्कि मेरे ख़्याल के मुताबिक हमें तो देखें, पाकिस्तान ने सिंस सेवरल ईयर्स इंडिया के साथ ट्रेड बैन किया हुआ है। उसका नुकसान किसको है? पाकिस्तान को है। सब्ज़ी आपके पास नहीं है, आलू, मिर्च, टमाटर, प्याज, ये कहाँ से आता था? इंडिया से आता था, बंद हो गया। मेरे पास एक किताब है सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दुर्गा दास बासु ने लिखा है। 5 साल हो गए सर, मैंने पैसे दिए हुए, उस किताब के मेरे 2 वॉल्यूम शार्ट हैं। मैं जब अपने वो इंपोर्टर से, पब्लिशर से कहता हूँ भाई किताब, तो वो आगे से कहता है सर ट्रेड बैन है। अभी मेरी एक इंडियन एम्बेसडर हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई थी लास्ट कुछ दिन पहले, तो उन्होंने, वो दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये मैं मंगाऊंगा और मेरे पास आता है तो फिर मैं आपको ये गिफ्ट करूंगा। तो ये उनकी मेहरबानी है। मैं यहाँ आपके फोरम से ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी पे, अपने डिफेंस पे कंप्रोमाइज़ करे, लेकिन मैं ये भी चाहूँगा कि अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है कि काइंडली खुदारा सोचें, एक गाड़ी, मैं आपको बताऊं सर, एक गाड़ी, सिविक गाड़ी की बात कर लें, अभी मेरे पास है ना 1,09,00,000 रुपए की, इंडिया में 40 लाख रुपए, 48 की अब हुई है सर। ये पहले उसको सुरखाब के पैर थोड़ी लगे। जी 2020 में ये 42.43 जी भाई, मुझे याद है, मैंने ली थी। जी भाईजान,
तो ये देखें ना, ये कितना बड़ा एक फ़र्क है। एक लाइन सर, अब हडियारा चले जाए ना सर, मेरे एंसेस्ट्रल कुछ जो हैं वो एक वहाँ पे रहते हैं, एक फैमिली, तो एक सर लाइन है, एक लाइन उधर चले जाएं तो ज़िंदगी और है, एक लाइन इधर आ जाए ज़िंदगी और है। मेरे साथ मैंने मिर्ज़ा आसम बेग साहब से, मिर्ज़ा साहब DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका सर। आपके मैं गुफ्तगू सुन रहा था। DGISPR के हवाले से हमने गुज़श्ता रोज़ पार्टी का मौक़िफ़ और रद्द-ए-अमल दे दिया है और इसमें बड़ी ही मज़क्क़ाख़ेज़ बात की गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ DGISPR की जो जानिब से गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस पर गुज़श्ता रोज़ जो हमारा आया है रद्द-ए-अमल, वो इंतहाई तशवीशनाक, शदीद अफ़सोस का बायस का इज़हार करती है जी। और एक आइनी और जमहूरी रियासत और अस्करी तर्जुमान की जानिब से एक मुंतखब सूबाई हुकूमत और एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात और इसकी क़यादत को बराह रास्त सियासी तनकीद और तंज़िया जुमलों और दीगर इल्ज़ामात का निशाना बनाया गया, इंतहाई काबिल अफ़सोसनाक सूरत हाल है। और ये पे दर पे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर दी गई है और जिससे मेरे ख्याल में अपने तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए इस तरह की इसकी ज़रूरत पड़ती है इनको, जिससे न सिर्फ सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता है बल्कि रियासती निज़ाम के तवाज़ुन में भी सवालात जन्म लेते हैं। ये सबसे पहले हक़ाइक़ की दुरुस्ती ज़रूरी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तासर दिया गया कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल रिटायर बाजवा साहब को कौम का बाप करार दिया था। तो क्लिप मौजूद हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं क्लिप शेयर कर देता हूँ कि पार्लियामेंट फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर गुफ्तगू है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के बारे में गुफ्तगू की थी कि वज़ीर-ए-आज़म इस कौम का बाप होता है और कौम इसके बच्चे होते हैं। जो हक़ाइक़ के बरअक्स है, इन्होंने जो गुफ्तगू की है वो किसी और तनाज़ुर में गुफ्तगू की थी, उसको सियासी ट्विस्ट दिया गया है। इस तरह की बात को इमरान खान से मनसूब करना हक़ाइक़ को मसख़ करने के मुतरादिफ है, जिसकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ऑलरेडी तरदीद कर चुकी है। जी जी। इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी किसी मुमकिना मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत को दहशतगर्दी की हमायत मुतरादिफ करार देना भी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। और इन्होंने कल ANP का जिक्र किया, तो ANP के मैं एक और क्लिप आपको भेज दूंगा। सीनियर रहनुमा इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने अपने दौर के अंदर क्या इनके बारे में गुफ्तगू की हुई है, तो वो भी मंजर के ऊपर है, वो इनके लिए काबिल एहतराम है, लेकिन हम काबिल एहतराम नहीं है इनके लिए। और ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि 12 नवंबर 2025 को सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्कद होने वाले ग्रैंड अमन जलसे में सूबे के तमाम बड़े सियासी जमातों, चाहे इनका तल्लक हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो, कबायली जी जी, मशीरान, उलमा, वकला, सिविल सोसाइटी, डॉक्टर, इंजीनियर, दीगर मुतअद्दिद फ़िक्र के नुमाइंदों ने शिरकत की थी, जो कि पूरे पख्तूनख्वा के आवाम की नुमाइंदगी करती है। सब ने मुत्तफ़िका तौर पर फैसला किया था कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का पायदार हल नहीं है। अभी आप देखें कि मुशर्रफ के दौर से भी या मुशर्रफ के दौर से पहले भी पार्टली कितने ये टारगेटेड ऑपरेशन करते आ रहे हैं तवत्तर के साथ, लेकिन निज़ाम कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं दे रहा। इनके लिए जब सूट करता है तो गुड तालिबान बैड तालिबान की सूरत हाल होती है। रियासत की जब भी सूरत हाल आज़ाद खारजा पॉलिसी सिविल गवर्नमेंट करती है तो कुछ लोगों को नागवार गुजरती है, वो देर पा नहीं होती। तो ये देर इस पे टेस्टिंग किया जाता है और ये तजर्बागाह बनी हुई है पिछले 76 सालों से। ये मुल्क का खैबर पख्तूनख्वा का एरिया भी, बलोचिस्तान भी, सिंध भी, अब बिलखुसूस पाकिस्तान को ही कह दें, तो ये तजर्बागाह बनी हुई है जी। हर 5 साल की एक स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, अगले 5 साल की स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव वे में कोई गुफ्तगू करता है या तनकीद का निशाना बनाता है तो पूरे अदारे को नहीं बनाता। वो अदारे के अंदर चंद लोग मुलाजम होते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, नौकर हैं, मुल्क के टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको बुरा लग जाता है। अब वो सियासी गुफ्तगू करके हालात को मुतवाज़न करने के लिए इस तरह की हिकमत अमली अब अपनाई जा रही है। बयानिए में कोई वजन नहीं है, कारकर्दगी ज़ीरो है, आवाम का पैसा ज़ाया हो रहा है, आवाम की जानें ज़ाया हो रही हैं, इस मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमें इस चीज़ का खदशा है, जिसकी वजह से बतौर सियासी जमात, वफादार जमात, इस मुल्क और आइन के साथ खड़े होने के लिए, हम मुल्क के आइन को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई तनकीद करते हैं तो उनको बुरी लगती है और उसको मुतवाज़न करने के लिए इस तरह की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं, जो बायस
मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल है जी इस वक्त, और मैं समझता हूँ कि जब तक अदारे अपनी अपनी आईनी हदूद में वापस नहीं जाएंगे, जी जी मिर्जा साहब, जी शेख आग साहब। पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं, तो ये अमल रुकना चाहिए ताकि मुल्क आगे किसी दोराए के किसी और दोराए का शिकार ना हो। फिर भी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत ये कि खुद रियासती अदारों की मातहत महकमे मुतअद्दिद मौके पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ दहशत गर्दी के खदशात से मुतल्लिक थ्रेट अलर्ट्स जारी कर चुके हैं, जो कि अभी हमें इन्होंने कल गुफ्तगू करते हुए कहा कि बाकी सियासी पार्टियां इस दहशत गर्दी से मारेगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपको दर्जनों स्टेटमेंट जो इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के ही सही जी, वो प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त वज़ीर आला होते थे पंजाब में, वो तालिबान के बारे में क्या स्टेटमेंट देते थे जो जी जी शेख साहब। आजकल सर इनके आंख सबसे के तारे पहले तो शबाज मिर्जा शरीफ साहब, से शेख बात साहब कर से रहा जरा हूं, वो स्टेटमेंट जी जी अखबारों के कट भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। जी जी शेख साहब। मिर्जा साहब को भी सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, आज उनकी लीडर की मुलाकात होगी है, वो जिस मुलाकात के हवाले से उस पे पीटीआई भी बात करेंगे, पहले प्रेस सबसे पहले तो मिर्जा जी, साहब को ये, बाकी सर जिस तरह मिर्जा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंटरप्रेट किया है और फिर फॉरेन पॉलिसी की बात की है, तो देखिए अब इनके जो मिर्जा साहब आपकी तरफ आता हूं। जी जी। तो इनके जो इन्होंने पीपल्स पार्टी से लिए थे, इनके फॉरेन मिनिस्टर थे, पीपल्स पार्टी के भी फॉरेन मिनिस्टर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और अभी इन्होंने बल्कि बाजवा साहब की इन्होंने जो बात की, तो सर बाजवा साहब के बारे में जो बयानात प्राइम मिनिस्टर साहब देते हैं और कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर, जाहिर बात है वो उस वक्त फौज के सरबराह थे, वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए जिस तरह मौजूदा गवर्नमेंट का भी है। मुझे इनकी बात से समझ नहीं आया कि ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए नेशनल सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है उसके ऊपर एक क्लैरिटी होना, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का, देखिए पहले जब ये आपको याद है जब इनकी गवर्नमेंट थी कितना बड़ा APC का वाकया हुआ था, तो उस टाइम वज़ीर आला साहब और सारी गवर्नमेंट जो थी वो यहाँ पे धरना दे के बैठी हुई थी। इस वक्त भी कोई इनका फोकस नज़र नहीं आ रहा उस वक्त उधर की सूरत हाल के ऊपर, और ज़ाहिर बात है जब कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है तो नेशनल सिक्योरिटी के जो अदारे हैं जिन्होंने आईन पाकिस्तान की वफादारी का हल्फ लिया हुआ है, फिर उनके ऊपर ये लाजम होता है कि वो इंटरवीन करें। फिर हमारे जहाँ तक बात है ना, अगर जो इंटरनल इशूज़ हैं वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला है, लेकिन दहशतगर्दी के बेसिकली हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है वो तो फॉरेन स्पॉन्सर्ड है, फॉरेन फंडेड है, फॉरेन एलिमेंट्स बड़े उसके ट्रांसफर्स मिलते हैं, तो उस हवाले से तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है ना, कोई डोमेस्टिक इशू तो है नहीं। तो उसके अंदर किस तरह से जो है फ़ौज पाकिस्तान रोल नहीं अदा करेगी, बल्कि इन्होंने खुद कई दफ़ा, तो इनकी पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कई दफ़ा जो है वो कहा है कि हमें इंटेलिजेंस का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, आर्मी के साथ हमारे जो है ना कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, ये तो उन्होंने खुद एक्नॉलेज किया है, और इसके बगैर तो कोई हल नहीं है और ना इसके अंदर कोई बुराई है। लेकिन ना जो फ़ौज पाकिस्तान सिर्फ बॉर्डरों की ज़ामिन तो नहीं है, मुल्क के अंदर भी अगर कोई एलिमेंट्स मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तो उनका नेचुरली एक आ जाता है ना, रोल तो आता है। मैं मियाँ साहब से पूछूँगा। जी जी मियाँ साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सही फरमा रहे हैं शेख साहब। उसमें ये होता है कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी इंसर्जेंसी की सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में जब वो देखती है कि कोई क्योस क्रिएट हो रहा है या मुल्क की सिक्योरिटी को, स्टेट की सिक्योरिटी का कोई इशू है या स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का कोई इशू चल रहा है, तो वो आर्मी को कॉल कर सकते हैं, और आर्मी विद इन दी कंट्री अमन आमा की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए और बहाल करने के लिए किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के हुक्म पर जो है वो एक्ट कर सकती है, पहली बात। या दूसरी बात यह, जैसे इन्होंने फरमाया फॉरेन फंडेड जो है, अभी देखें इंडियन मूवी भी आई है तो उसमें तो उन्होंने क्लियरली खुद ही मान लिया कि हम फॉरेन फंडिंग, मतलब कि इंडिया जो है वो इंडियन फंडेड टेररिज्म बलूचिस्तान में, इंडियन फंडेड टेररिज्म जो है थ्रू अफ़गानिस्तान हमारे कराची तक, ये अब किसको इसमें शक रह गया? अब तो उन्होंने खुद एडमिट कर लिया थ्रू देयर ओन कंटेंट, अपने कंटेंट पे वो, और उनके पीछे जो एक उनके DG थे, उनके जो रिटायर हुए रॉ के, उनकी जो बुक है उसमें भी उन्होंने ये चीज़ें मानी हैं, और उनकी और सैकड़ों कुतुब हैं, जो बुक्स हैं, जो उनकी मूवीज़ हैं, उनमें ये सारी चीज़ वाज़े तौर के ऊपर एडमिशन मौजूद है इंडिया का कि इंडिया की फंडेड टेररिज्म जो है थ्रू अफ़गानिस्तान, वो बलूचिस्तान के अंदर
और वो हमारे कराची के अंदर मौजूद है। इसका हमारा जो है वो किसी भी सूरत इंडिया इससे इनकार नहीं कर सकता, ठीक है जी। और हमारे इदारों के साथ खेल रहे हैं, अवाम के साथ खेल रहे हैं, बलूचिस्तान कार्ड को वो पीछे जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। और हमारी जितनी अलहदगी पसंद तंजीमें अगर कभी भी माजी में या अभी भी वहाँ पे सरगर्म अमल रही हैं तो उसके पीछे रॉ हमेशा फंड करती रही। इट्स वेरी क्लियर। ये सब एक ये बताना कि डीजी साहब का इंडिया और अफ़गानिस्तान को मैसेज देते देते एक पाकिस्तान में सियासी पार्टी को मैसेज देना, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखें मेरी बात सुनिएगा, शुरू दिन से लेके आज तक हम ये पहले भी कहते रहे हैं, खान साहब का एक सबसे बड़ा इशू रहा है, खान साहब ने कभी भी अपोजिशन में जाना पसंद नहीं किया। खान साहब ने कभी भी इस प्रोसेस का, जो एक हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसके अंदर उन्होंने कभी जाना पसंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा, जब वो आपको याद होगा 126 दिन का धरना था, ही वाज इलेक्टेड एमएनए, उनकी अटेंडेंस कितनी थी असम्बली के अंदर, पूछ लीजिए, बता दीजिए मुझे, ठीक है। उनकी असम्बली के अंदर अटेंडेंस नहीं थी, वो कहते थे जी मैंने इनके साथ नहीं बैठना, ठीक है। आप देखिएगा, आपने एक और अदर पार्टी, देखिए मेरा तो किसी पार्टी से तल्लक नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक इस मुल्क में पार्टी ऐसी भी है जिसने कभी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का और इस सारे जो है वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस का कभी बायकॉट नहीं किया, और वो आप सब जानते हैं, वो पार्टी हमेशा सरगर्म अमल रही है। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, उसको छोड़ देते हैं। आप आ जाइएगा, जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है खान साहब के वाले से और इनकी पार्टी के वाले से कि अभी डीजी ISPR साहब ने जो उनके बारे में बोला, तो वो उन्होंने अपने तजर्बात की रोशनी में बोला कि ये पार्टी ने हमेशा बगावत की है। 9 मई को ले लिया, क्या आपने इस तरह कभी भी कैंटोनमेंट्स के ऊपर, आर्मी एरियाज़ के ऊपर, मेरे घर के सामने से ये सारा कुछ होता रहा है, कोर्ट सामने वाला घर है, तो ये सारा आपने देखा। चाहे इन्होंने कहा कि ये प्लान्ड था, तो भाई प्लान्ड भी था तो आपने क्यों उस प्लानिंग का क्यों शिकार बने, क्यों आप ऐसा बने उसका? तो अब आपको वो सेटबैक और वो रिएक्शन तो आना ही था, और ये सब कुछ उसी का हिस्सा है। अभी भी आप लोग जो है वो अमन की तरफ नहीं आ रहे हैं, अभी भी। सॉरी जी जी जी, मिर्ज़ा साहब आपको आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है। ये मियां साहब की बात से मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। ये तज़किरा करते करते डीजी साहब की तरह ये भी लाइन से उतर गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ याद आ गई, 2013 में पहुंच गए। तो भाईजान उस वक्त भी हमारी कोई इलीगल डिमांड्स नहीं थी। हम 4 हल्के कह रहे थे कि 4 हल्के खोल लें। जमहूरियत में यही होता है कि ज़ाहिर अपनी बात पार्लियामान के अंदर ही रखी जाती है, पार्लियामान के फ्लोर पे ऊपर नहीं बात सुनी गई तो रजिस्ट्रेशन के लिए रोडों के ऊपर ही आए। तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि उस जमहूर का हिस्सा बने, उस जमहूरियत का हिस्सा बने, उसमें जहाँ लेजिस्लेशन होती है पार्लियामेंट का, वहाँ इमरान खान की हाजिरियाँ नहीं थी। आपको इतना तो ज़रूर याद है। लेकिन माजी में चले जाए, 76 सालों से जहाँ हाजिरियाँ पूरी थी, तो वहाँ क्या किया है? पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम रही है आज तक? पार्लियामेंट ने किया क्या है? फैसले तो कहीं और से हो रहे हैं, फैसले करने वाली तो ताकत है, तो वहाँ पे तो लबकुशाई आप नहीं करते। और जिस तरह उन्होंने खुल के कल एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कहते हैं कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना आए। जब आप आएंगे, हदूद के दायरे से बाहर जाएंगे, वहाँ से बाहर फैलाएंगे, सियासी गुफ्तगू करेंगे तो सियासी जवाब आएगा और सियासी जवाब आपको मिलेगा। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चौकीदार मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी पॉलिसी बनाने का इख्तियार नहीं रखता, बल्कि ये काम अवाम और सिविलियन का है। अवाम सुपर मिर्ज़ा साहब, मियां साहब कोई बात करनी चाह रहे? जी जी मियां साहब। देखें मेरी बात सुनिए मिर्ज़ा साहब, बात यह है, देखें आप ये कह रहे हैं चौकीदार जो है वो चौकीदारी करे, अपनी हदूद में रहे, ठीक हो गया। आपका मसला ये है, रोज़े रोशन की तरह ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है वो यहाँ है, ठीक है। आपने 650 कनाल ज़मीन ली, जो जुर्माने का पैसा 190 मिलियन पाउंड आना था गवर्नमेंट के ख़जाने में, वो नहीं आया। आपने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में डलवा दिया। किस लिए? क्योंकि आपने वो जो जुर्माना 70 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट ने किया था मलक रियाज को, आपने वो जुर्माने के पैसे वो उसी में एडजस्ट करवा दिया। अब मसला ये है कि हार चोरी करने वाले को प्रॉब्लम है चौकीदार से,
वो कहता है कि चौकीदार अपना काम करे, चौकीदार मुझे चोरी से नहीं रोके। जी 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 ठीक है। जी जी आप अपना मेजर साहब बात कर, मेहरबानी होगी आपकी, मैं आप रिटर्न कर रहा हूँ। अब चौकीदार को आपको सर आपकी नौकरी पक्की करनी होगी, हमें तो कोई इस तरह का मसला नहीं है भाईजान। जो सियासत करेगा सियासी अंदाज में उसका जवाब मिलेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि ये 1400 डेवलप लाइन का जो आप एरिया बता रहे हैं, इसके लिए टैक्स पेयर की आवाम का पैसा उनको अदारों को मिलता रहा कि बाढ़ कंप्लीट करें, इसको सिक्योर करें, तो क्या हम पूछने में आग जानिब नहीं है? इस कौम का बच्चा पूछ के उनसे कि भाईजान वो टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लगा, क्या वो बाढ़ कंप्लीट हुई या नहीं हुई, उसको लैप्स क्यों हो रहे हैं, दरअंदाजी क्यों हो रही है, पे दर पे आप ऑपरेशन पे आप टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मुल्क का किसी पराये की जंग के अंदर हमने अपनी कौम के 80,000 नौजवान मरवाया, बदले में मिला क्या? पाकिस्तान का कर्जा उधर का उधर ही, माशियत आपकी तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई। मिर्जा साहब मैंने ब्रेक पे जाना है, मिर्जा साहब मैंने ब्रेक पे जाना है कि जब आप कंस्ट्रक्टिव वे में गुफ्तगू करेंगे, तनकीद का निशाना बनाए, आपको बुरा जी जी मिर्जा साहब ब्रेक के बाद करते हैं जाते हैं और आपसे उसको काउंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये बात अच्छी तो नहीं है। जी 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 नाज़रीन गुफ्तगू जारी है, यहाँ पर ले रहे वक्फा, मिलते वक्फे के बाद।